आज की ये मीटिंग निहाल साहब को खैराज अकीदत पेश करने के लिए रखी गई है। कई मुकर्रिरीन ने माजी में निहाल साहब ने क्या किया इस पर तफसील से बात की और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बैठे हुए लोग और शहरियान काफ़ी जानते हैं। मैं अभी जब मुंबई गया पानी के सवाल पर तो उस ताल्लुक से बोलूँगा कि निहाल साहब के इंतकाल होने के बाद भी निहाल साहब क्या हैं। हमने गुलाब राव पाटिल से तो टाइम लिया हुआ था पहले से, क्योंकि पानी का ऐसा सवाल है, लीडर उसको बोला जाता है जो शहर की आवाम का मुस्तकबिल देखे कि मुस्तकबिल में क्या परेशानी होने वाली है, मुस्तकबिल में क्या हालात बनने वाले हैं, वो आवाम के सामने रखे और उन मसाइल का पहले से हल निकालने की कोशिश करें। तलवाड़ा आज अगर मालेगांव शहर के लिए बचा है तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता दल सेकुलर के जिम्मेदारान की कोशिश की वजह से बचा है। ये बात तुम्हारे मुखालफिन भी मानते हैं मगर अवामी तौर पे नहीं बोलेंगे, मगर मुझे ये बात भी मालूम है कि निजी महफिल में वो बोलते हैं कि नहीं, इन लोगों ने उस पानी को बचाया है। उसी सिलसिले में आज फौरी तौर पर जाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि अजंग वड़ेल MIDC की जब बात हुई तो वहाँ जो लोग मौजूद थे वो आकर बोले कि तलवाड़ा पर फिर नीयत खराब है। दाबाड़ी से तो हमने पाइपलाइन उखाड़ के फेंकवा दी और आज तक लगने नहीं दी। ये हमारी ही ज़रूरत थी, ये हमारा ही कमाल था। लेकिन जब ये लगा कि फिर उसके ऊपर नीयत खराब होने वाली है, मुस्तकबिल में तलवाड़ा का पानी हमसे जा सकता है, क्योंकि आज की जो कारपोरेशन में रिकॉर्ड पर जो तलवाड़ा से पानी आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 15% आ रहा है और 85% पानी तुम्हारा गिरना डैम से आता है। जबकि आप गौर करेंगे तो चंकापुर से हमारा कोटा 1400 MCFT है और गिरना डैम से 900 MCFT है। पानी का कोटा ज़्यादा कहाँ से है? चंकापुर से है। निहाल साहब के वक्त तलवाड़ा डैम को बढ़ाया गया मगर पानी 85% हम कहाँ से ले रहे हैं? गिरना डैम से। उसकी वजह यह है कि आज के कारपोरेशन के अधिकारियों से जब ये कहा जाता है कि पानी तलवाड़ा से ज़्यादा लो, तो उनका ये बोलना है कि 1975 की पाइपलाइन है, ज़्यादा फोर्स से पानी जब लिया जाता है तो लीकेज हो जाती है, लीकेज होता है। और 1975 और आज लगभग 50 साल करीब करीब हो रहा है। बहुत सी बस्तियां और घर बस गए हैं उन पाइपलाइनों पर, इसलिए वो ज़्यादा नहीं लेते। और कारपोरेशन ने प्रस्ताव ऑलरेडी भेज चुका है महाराष्ट्र शासन के पास कि अमृत योजना जो आने वाली है उसके लिए नई पाइपलाइन 54 करोड़ रुपया तलवाड़ा से दो। हमको लगा कि अभी अगर आउटर के लीडर की फिर नीयत खराब हो रही है तो हम तलवाड़ा से हमारे फिल्टर प्लांट तक नई पाइपलाइन कोशिश करके जल्द से जल्द करवा लें। और जब हमारी नई पाइपलाइन हो जाएंगी तो हम 50% पानी वहाँ से लेंगे, 50% गिरना डैम से लेंगे, तो तुम्हारे अखराजात भी बचेंगे। उसी में एक प्रस्ताव, क्योंकि पानी के सवाल पे हम हर वक्त वाटर सप्लाई में जाते रहते हैं, मालूमात लेते रहते हैं क्या चल रहा है। उसकी वजह यह है कि हमको आउटर के लीडर की नीयत पर शक है। उसी में समझा कि एक प्रस्ताव जलगांव पाट बंधारे को दिया गया है और उसमें यह है कि जलगांव पाट बंधारे की जगह गिरना डैम के पास है 10 एकड़, वो कारपोरेशन को अगर दे दे तो सोलार सिस्टम वहाँ लग जाए। वो भी एक अच्छा प्रस्ताव था, उसके लिए भी कोशिश करना चाहिए। हम उसके लिए भी गए कि आज तकरीबन 10 से 11 करोड़ सालाना पावर का बिल भरते हैं। ना नफ़ा ना नुकसान पे जो गिरना डैम की स्कीम लाई गई थी, यहाँ साजना मैडम बैठी है जिनकी सदारत में, ये इनकी ही उस वक्त की कोशिश थी। जो लोग गिरना डैम की बात करते हैं 1997 में ना वो कारपोरेशन में थे, ना वो महाराष्ट्र सरकार में थे, ना वो दिल्ली में थे। यहाँ भी जनता दल थी, दिल्ली में भी जनता दल थी और उसी वक्त ये कोशिश करके लाया गया। मगर वो ना नफ़ा ना नुकसान पे जो 5% मुसलसल बढ़ता जा रहा है, आज बड़ी बड़ी कारपोरेशन से ज़्यादा नल पट्टी हम भर रहे हैं।
तो ये बात सोची गई कि अगर यहाँ सोलार सिस्टम लग जाए तो ये 10-11 करोड़ जो कारपोरेशन का अवामी खजाने का हर साल जाता है तो ये बैलेंस होगा और हमारा ये पैसा बचेगा। और तलवाड़ा की पाइपलाइन आएंगी तो अच्छा पानी हम वहाँ से ले सकते हैं। जैसे रिजवान सर अभी बोले कि पानी अच्छा आ रहा है इसलिए हमें नहीं समझ में आ रहा है, नहीं तो तुम्हारे वहाँ की लीडरशिप क्या है और जलगांव की लीडरशिप क्या है ये भी शहर के सामने है। ऐसे वक्त में हमने वो प्रस्ताव के लिए जब गुलाब राव पाटिल से पास गए तो मैं भी जानबूझ के शान हिंद निहाल अहमद का लेटर लेकर गया था, मेरा खुद का लेटर नहीं लेकर गया था। उन्होंने जब लेटर देखा और अर्जुन मेरे साथ था, आफ्ताब आलम, उसने बोला कि निहाल साहब के यहाँ से आए, तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और उन्होंने सिर्फ लेटर नहीं लिया, उन्होंने गाइड किया मुझे कि कैसे तुम्हारा ये काम जल्द से जल्द होगा। ये होती है लीडरशिप। निहाल साहब 1999 में असेंबली इलेक्शन हार गए। मैं ये वही दिल में सोचने लगा कि 1999 में साहब इलेक्शन हारे और आज भी एक मिनिस्टर अगर उनका नाम देख रहा है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जा रहा है, उसके बाद वो गाइड भी कर रहा है। नहीं तो मिनिस्टरों के पास इतना टाइम नहीं होता, वो ऐसे मेमोरेंडम लेते हैं, फोटो खिंचाए और चलो। मगर उसने बताया क्यों? क्योंकि उस लेटर हेड पर निहाल अहमद लिखा हुआ था। ये होती है लीडरशिप। और उन्होंने जो गाइडलाइन की दी है मैं उस पर भी अमल करूँगा। उसके बाद स्कूल बोर्ड में जो आज ये 5 साल से बैठा है मुसलसल बदउनवानी करता जा रहा है। प्राइमरी स्कूल का निज़ाम दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, मगर उसकी बदउनवानी जारी है। हमारे पास दीपक केसरकर साहब जो मिनिस्टर हैं अभी तालीम के, उनका अपॉइंटमेंट पहले से नहीं लिया हुआ था, मगर हम वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ गए तो वो हमसे मिले और उन्होंने भी जब लेटर देखा कि निहाल साहब लिखा है तो वो बोलने लगे कि यार तुमको अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए था, तो मैं तुमसे कुछ वक्त बात करता, क्योंकि वो मिनिस्टर है, उनका सब टाइम फिक्स रहता है। बोले मेरी मीटिंग है, तुम निहाल साहब के यहाँ से आए। तो मैं वहाँ भी सोचने लगा कि एक आदमी 1999 में इलेक्शन हार गया, आज 25 साल हो गए, लोग भूल जाते हैं, मगर उनका नाम देखकर मिनिस्टरों को आज भी वो मुझे बोलने लगा कि यार पहले से तुम अपॉइंटमेंट लेके आते तो मैं तुमसे और बैठ के बात किया होता। मैं बाहर निकला तो अर्जुन को बोला कि यार साहब 1999 में इलेक्शन हार गए और आज भी यहाँ अगर अपने आए तो वो सिर्फ निहाल साहब का नाम देखकर अपने से इतने अच्छे ढंग से बात कर रहे, गाइड कर रहे हो, खुद बोल रहे कि यार तुम पहले से बोलते तो मैं तुम्हारे लिए टाइम और देता था। तो मुझे ये लगा कि एमएलए होना और लीडर होना ये दो अलग अलग चीज़ है। निहाल साहब लीडर थे, 99 में इलेक्शन हार गए। यहाँ तो 2 इलेक्शन हारने के बाद कोई मंत्रालय में पूछता नहीं। यहाँ 25 साल हो गए तो भी सिर्फ उनके नाम का लेटर हेड, उनके नाम पे लेटर हेड पे उनका नाम लिखा है तो मिनिस्टर लोग खड़े हो जा रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जा रहे हैं। ये होती है लीडरशिप, इसे कहते हैं दबदबा। ये तुम्हारे शहर में रहा और आज तुम्हारे शहर में क्या है वो भी तुम्हारे सामने है। हम मुस्तकबिल का सोच रहे हैं, मुस्तकबिल में क्या परेशानी इस शहर में आएंगी, उसका हल कैसे निकाला जाए, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। वो मिनिस्टरों ने निहाल साहब को खैराज अकीदत पेश किया, ऐसा मैं मानता हूँ। और तुम्हारे लीडर के नाम का इतना असर है, तुम्हारे लीडर का कितना असर रहा होगा ये सोचने की बात है। उसी तरह आज बिजली के मसाइल पर मालेगांव शहर में कौन नुमाइंदगी कर रहा है? हम जो है मुसलसल, हमारे अभी प्रताप उगाड़े साहब जनता दल के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जब बम्बई में मीटिंग बुलाई, मैं भी ये भी बताऊंगा कि बरसी का प्रोग्राम 28 फरवरी के बजाय 27 को क्यों रखा गया। 28 फरवरी का उन्होंने वहाँ से ऐलान किया कि बिजली की होली जलाई जाएंगी। हमने भी सोचा कि सभी तंजीमों को बुलाकर बातचीत करके एक बड़ा प्रोग्राम रखा जाए जो सरकार तक असर करे। और प्रताप उगाड़े साहब ने भी मुझे कहा था कि महाराष्ट्र में अगर बड़ा एहतजाज कहीं हो सकता है
तो एक मालेगांव हो सकता है, भिवंडी हो सकता है। उसके लिए हमने कोशिश की, मगर डर, मालेगांव शहर में बुनकरों के लिए जो तंजीमें काम करने का दावा करती हैं, उसमें 2, 4, 5 को अगर मैं छोड़ दूं तो सब बुज़दिल तंजीमों में बैठे हुए लोग हैं। हमने कल के उनके धरने की हिमायत इसलिए की कि इत्तेहाद दिखे। बेबाकी हमने हमारे लीडर से सीखी है, बेबाकी से बात करना हमने उनसे सीखा है। और तुम जो आंदोलन करने जा रहे हो वो कमजोर कैसे हो? करने वाले पहले ये सोच रहे हैं कितना छोटा किया जाए, कितना कमजोर किया जाए। इस पे भी निहाल साहब का एक वाकया मैं सुनाऊंगा कि 2014 में पावर लूम सनत के ताल्लुक से जो तहरीक चली, नेशनल हाईवे बंद करने की बात आई, उस वक्त भी लोग आगे पीछे होने लगे थे। कल नेशनल हाईवे बंद करना था, रात का इसी वक्त जनता दल ऑफिस कुदवाई रोड पर निहाल साहब ने मीटिंग बुलाई। वहाँ उस वक्त के एडिशनल एसपी सुनील कलासने साहब थे, नए नए आए हुए थे। उन्होंने फोन पर बोला कि साहब आप नेशनल हाईवे मत बंद करिए, आप जूना आगरा रोड पर धरना दे दीजिए। तो निहाल साहब बोले कि मेरा ऐलान हो चुका है और मैं वहीं करूँगा। तो उन्होंने उधर से कहा कि हमारी मालूमात में 25,000 लोग आएंगे। तो साहब बोले कि धरना और एहतजाज पुरअमन होगा, वो हमारी जिम्मेदारी। और मैं तो ऐसा मानता था कि 50,000 लोग आना चाहिए था। अच्छा हुआ तुमने बता दिए एक रात पहले कि 25,000 आने वाले। अब तो मुझे ये फिक्र है कि मैं सुबह तक 50,000 कैसे करूं। ये होती है लीडरशिप। और यहाँ तहरीक चलाने वाले, तहरीक कैसे कमजोर हो, तहरीक कैसे छोटी से छोटी चले। ऐलान हो रहा है बिजली के पावर बिजली के बिल जलाने का, बात 2 घंटे धरने की। तहरीक ऐसी होना चाहिए थी। इसी वजह से हमने 27 का ऐलान किया कि एक बड़ी तहरीक होगी, मगर जानबूझ के ना तहरीक चलाने दी गई, ना जानबूझ के तहरीक ऐसी चलाई गई कि जिसमें कोई दम हो, जिससे सरकार तक तुम्हारी बात पहुंचे। कानूनी तौर पे हमको जो करना था, आज भी सियासी तौर पर हम ही एक पार्टी थे जो ऑब्जेक्शन दाखिल किए, ऑब्जेक्शन पर हेयरिंग हुई। यहाँ मसूद मौलाना कंपाउंड बैठे हैं, ये हिस्सा लिए, यूसुफ इलियास साहब हिस्सा लिए, उमर सर हिस्सा लिए, एडवोकेट मुमिन मुजीब जो हैं उन्होंने अपनी बात रखी। ये ऑब्जेक्शन पे कोशिश की गई। दूसरे शहर के लीडर कहाँ थे आज? किसी को कोई अता पता है? सनत का ऐसा सवाल जिस पर 37% पावर बिजली बिल बढ़ने की बात हो, ऐसे सवाल पर कौन नुमाइंदा आज MERC के कमीशन में जाकर नुमाइंदगी किया? हमने ऑफिस से ऑनलाइन नुमाइंदगी किए तो जनता दल की सदर शान हिंद नासिक से जाकर अपनी बात रखी। हमने हमारा ऑब्जेक्शन तो दाखिल किया, हमने हमारी बात तो बोली। हम एहतजाज भी करने के दर पे हैं। आज मालेगांव शहर के बुनकर 2 तरफ से मर रहे हैं। एक तो तुम्हारा कलकत्ता कंपनी मुसलसल परेशान कर रही है। कौन सी लीडर के पास रोज आना, मेरे पास 10-15 लोग आते, मैं खुद भी सबके मसले हल कर पाता हूँ ऐसा नहीं है। कोशिश करता हूँ 2-4 लोग के मसले हल हो जाएं, मगर कोई ऐसी ठोस नुमाइंदगी नहीं। अगर 1 लाख वोट हमको दे दो तो कलकत्ता कंपनी को छट्टी का दूध हम याद दिला सकते हैं, कलकत्ता भेज सकते हैं। ये दम है हमारे अंदर। लेकिन आवाम अगर 1 लाख वोट हमको दे और हम कलकत्ता कंपनी को नहीं कलकत्ता भेज दिए, उसके बाद आप हमसे सवाल करना। आज फॉल्टी बिल का मामला हो, 2-2 साल से लोगों ने अपना लाखों रुपया इन्वेस्ट करके कारखाना लगा के रखा है, उनको कंज्यूमर को मीटर नहीं दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी ऐसा नहीं कंपनी ने 5 साल में की जिस पर कोई बात की जा सके। बेधड़क पुलिस को लेके आते हैं, मीटर जमा करके लेके जाते। मैं पुलिस से भी एक बात कहना चाहता हूं कि पुलिस क्यों कलकत्ता कंपनी का साथ देती है? उन्होंने उनकी सराज पर कौन सा काम किया? अगर पुलिस उनका साथ देती है तो पुलिस को फिर आप हमारे साथ भी बैठना पड़ेगा, उनके खिलाफ उनका क्या क्या मसला है। नहीं तो पुलिस अपना काम करे, हमको हमारा काम करने दे, कलकत्ता कंपनी को उनका काम करने दे। पुलिस का काम ये नहीं है कि उनके साथ जाकर लोगों को परेशान और हैरान करे। ये इस शहर में हो रहा है। लोगों ने खुद से मीटर जमा किया,
एक एक साल पहले मीटर जमा किया। आज बाजार अच्छा है, आने वाले वक्त में रमजान ईद है, एक साल पहले का जो मीटर जमा था, खुद से जमा किया गया मीटर, उस पर यानी फाइन लगाकर, पेनल्टी लगाकर आज जो नया मीटर लगा है उसका कोई मसला नहीं है, मगर पुराने मीटर के बदले वो मीटर निकाल के ले जा रहे हैं। तुम्हारा अगर 15 HP का कारखाना है, कुछ सेकंड के लिए भी अगर ओवरलोड होता है तो तुम्हारा एवरेज पेनल्टी मार देते हैं। मुसलसल सनतकार परेशान है, नुमाइंदगी कौन कर रहा है? सनतकार बुनकर के नाम पर लीडरी करने वाले, मुझे बताओ कौन से सनतकार का कलकत्ता कंपनी में इतने मसाइल हैं तो कौन से मसले का हल लेकर उनका मसला हल किए? रोजाना जनता दल ऑफिस पे 10 से 15 लोग एवरेज आते हैं जो अपने आप मसला बताते हैं। हम कोशिश करते हैं जितना हल करने की, मगर हम आज ये ऐलान भी करते हैं कि 10 मार्च तक जिन जिन लोगों ने अपना लाखों रुपया लगा के कारखाने का वहाँ पर यानी अर्जी दे रखी है मीटर के लिए, जिनका सर्वे भी हो चुका है, वो 10 मार्च तक रात में 8 बजे से 11 बजे तक शान हिंद राब्ता ऑफिस आगरा रोड पर आकर अपनी शिकायत लिखाएं। 10 मार्च के बाद कलकत्ता कंपनी से हम निपटेंगे, और कैसे निपटेंगे ये भी शहर देखेगा। और पुलिस को भी मैं बोला हूँ कि वो भी अपना काम करे। इंफ्रास्ट्रक्चर एक दुकान लेकर बैठे हैं, दुकानदार कोई भी हो पहले अपनी दुकान सही करता है, उसके बाद ग्राहक से या कंज्यूमर को बोलेंगे कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। वो अपनी दुकान सही कर ही नहीं रहे हैं, ना केबल के ताल्लुक से, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से, मगर कंज्यूमर को बराबर कई तरह से परेशान कर रहे हैं और लोगों को मीटर तक नहीं देते, लॉस बताते, जबकि ये प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन इनके खिलाफ बोलने के बाद तुम उनके खिलाफ क्या करते हो, किस तरह उसका हल निकले, इसकी कोई कोशिश नहीं की जाती। ये इस शहर में हो रहा है। मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर में जिस तरह से पानी का मसला मुस्तकबिल में है, उसी तरह पावर का मसला भी मुस्तकबिल में है। इन तमाम मामलात को हल करने के लिए आप हमें ताकत दीजिए। और जो निहाल साहब से जो सीखने की बात है, तो बेबाकी ही हमने सीखे है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं निहाल साहब से बेबाकी सीखा और बुलंद इकबाल से कागज पत्थर चलाना सीखा कायदे से। मैं तो दोनों लीडरों से सीखा, बेबाकी भी सीखा, कागज पत्थर चलाना भी सीखा। हाँ, इस मामले में कारपोरेशन के ताल्लुक से एक बात बोलना रह गई कि 5 साल जिनका इख्तियार कारपोरेशन में रहा, उन्होंने कारपोरेशन से मालेगांव शहर के लिए कुछ नहीं दिया। ये बात अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मगर जो घरकुल योजना थी, घरकुल योजना में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि आप अभी जब मैं जो बात बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा फॉल्ट अधिकारी वहाँ कर रहे हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि घरकुल योजना का फंड था 433 करोड़ 56 लाख रुपया, जिसमें से 2 करोड़ 51 लाख रुपये का काम हो गया। हमारे शहर की ये भी एक बदनसीबी है कि कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता। तुम्हारा इसकी एक बड़ी मिसाल फ्लाईओवर ब्रिज है, बुर्ज खलीफा 5 साल में बन गया। ये कौन सा बुर्ज फ्लाईओवर है कि 5 साल भी हो गया तो ये बन नहीं रहा है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ा कि ठेकेदार की बैंक गारंटी 22 करोड़ 47 लाख रुपये थी। जब ठेकेदार शुरुआत में काम शुरू किया 2009 में, तो मोबिलाइजेशन एडवांस बोल के उसको 22 करोड़ 47 लाख रुपया दिया गया। दिखती बात है, तुम किसी को कोई चीज़ एडवांस देंगे, जब वो काम करेंगे तो उसमें से कट करेंगे। उसकी बैंक गारंटी भी उतनी रखी हुई थी, मगर बैंक गारंटी हर साल रिन्यूअल करना पड़ती है कारपोरेशन को। 2017 तक तो रिन्यूअल हुई, उसने जितना काम करके बिल जमा करा 2 करोड़ 51 लाख 251 करोड़ का वो बिल दे दिया गया उसको, और एडवांस की जो 22 करोड़ 47 की रकम थी वो माइनस की नहीं गई।
उसके बाद 2017 में जब रिन्यूअल नहीं हुआ तो उसने वो भी पैसा बैंक गारंटी का निकाल लिया। अब इतने बड़े घोटाले में अधिकारी लोग शामिल नहीं होंगे, ऐसा हो सकता क्या? 2017 में ये इक़्तिदार में बैठे, कल की कांग्रेस आज की राष्ट्रवादी, मगर इनको भी ये नहीं सूझा कि कहाँ पर कितना नुकसान हो रहा है। हाँ, इनको एक चीज़ अच्छी से समझती, ठेकेदारी करना, ठेकेदार से कमीशन लेना। इसमें भी हो सकता है कि कमीशन ले लिया गया हो कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मत दो और कमीशन लेकर 22 करोड़ निकल जाने दो। आज 22 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। हम इसके भी खिलाफ केंद्र सरकार तक जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फंड केंद्र सरकार से आया था। इतनी बड़ी गलती जानबूझकर ही हो सकती है। इतनी बड़ी रकम अगर ज़ाय हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन? आज घरकुल योजना का प्रोजेक्ट इस शहर में फेल हो गया, इसका जिम्मेदार कौन? इतनी बड़ी रकम ज़ाय हो गई, इसका जिम्मेदार कौन? आज शहर कचरे के ढेर पर है। साफ सफाई का निज़ाम प्रशासक राज में बिल्कुल ख़राब हो गया है। जिनको इन्होंने ठेका दे के देकर गए थे, आज उसके ऊपर जो है आज का जो प्रशासक है वो मज़े मार रहा है, मगर शहर पर कोई तवज्जो नहीं है। हम हमेशा कहते हैं जमहूरियत अपना एक निज़ाम है। जो लोग ये बोलते थे प्रशासक राज में बहुत अच्छा होगा, आज वो भी शहर पे देख रहे हैं क्या हाल है। इलेक्शन का अता पता नहीं है, कब तक प्रशासक राज रहेगा ये भी आज कोई सही ढंग से बता नहीं सकता। शहर कचरे के ढेर पर है, रोज़ाना शिकायत आ रही है, मगर हम भी चाह के कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जितनी एजेंसियां ठेके पर दी गई है, जिस तरह मोदी सरकार ने सारी चीज़ अडानी अंबानी ऐसे लोगों को ठेके पर दे दी, उसी तर्ज पे पिछले 5 साल में मालेगांव कॉरपोरेशन ने काम किया और सारा निज़ाम ठेकेदारी पे दे दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिसकी वजह से आज हमें ये तकलीफ़ है। हम इस शहर को जो कचरे के ढेर पर अब बसा दिया गया, कचरे में रुपया पैसा कमाया जा रहा है, गटर में से रुपया निकाला जा रहा है, हम इसके भी खिलाफ शब बारात के बाद एक तहरीक कॉरपोरेशन के गेट पर करेंगे कि इस शहर में साफ़ सफाई का निज़ाम दुरुस्त हो, इस शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो। आप देखो ये सामने आगरा रोड है, कोई प्लानिंग, कोई रोड में इस शहर में जो लोग इक़्तिदार में थे उनके पास कभी रहा नहीं। कितने फेज में वो रोड बनेंगी ये भी नहीं अता पता। तुम जब रोड बनाना शुरू कर रहे थे तुम्हें उसी वक्त पता चलना चाहिए था कि आगरा रोड यहाँ से लेके दरेगांव तक कितने रुपये में बनेंगी। सिर्फ हम देख रहे हैं फेज पर फेज बनता जा रहा है, ये तीसरे फेज के बाद भी रोड बन जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है पूरी दरेगांव तक। इसमें करोड़ों रुपया लगा के ठेकेदार से लेके लीडर तक करोड़ों कमा रहे हैं, मगर चलो रोड तो बन रही है, मगर जो रोड जितना पैसा लग रहा है उससे आधी कीमत में बनना चाहिए था, उससे डबल कीमत में बन रही है। ये सब हालात शहर के सामने हैं। शहरियान को भी सोचना चाहिए कि आने वाले वक्त में उनका मुस्तकबिल क्या है और किस तरह से उनका मुस्तकबिल हल होगा। और निहाल साहब को यही सच्ची खैराज अकीदत है कि बेबाक बनो, निडर बनो, लीडर से सवाल करो, तुम्हारे नुमाइंदे से सवाल करो कि शहर के जो हालात है इसका जिम्मेदार कौन। अगर फंड पर आकर यहाँ उद्घाटन किया जाता है 6-6 महीना सलसल भर उस पर कोई काम नहीं होता, उस पर सवाल करिए। कितने करोड़ों की फंड की बात होती है और काम मालेगांव शहर में क्या हो रहा है। अगर कोई लीडर आकर एक रोड पर काम करने का कुदाल मारता है तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर वो काम वहाँ शुरू नहीं होता तो सवाल करो। यही सच्ची खैराज अकीदत निहाल साहब को होंगी। निडर बनो, बेबाक बनो। जो लीडर इंतकाल कर गए, चाहे वो एमएलए थे या प्रेसिडेंट थे, अब कारपोरेशन आ गई तो मेयर हो गए, किसके नाम को मरने के बाद लोग जानते हैं? कौन सा ऐसा लीडर है जिनको आज की नस्ल पहचानती है सिवाय निहाल अहमद के? क्या वजह है इसकी? मैं बहुत सोचने लगी। मैं उनको पूछी कि तुम बताओ तुम क्या बोलते हो, तो बोलने लगी वजह ये है कि सारे लीडरान पहले किसी ख़ास तबके के, किसी ख़ास महवर के लोगों के लीडर थे, लेकिन साथ ही निहाल अहमद साहब जो थे वो हर तबके के, हर माशरे के, हर शहरी के लीडर थे।
और उसकी वजह से उनके इंतकाल के बाद भी उनके उसूलों को वर्करों ने जिंदा रखा। और तुम लोग जो आज सियासी काम कर रहे हो, ये तुम्हारा कमाल नहीं है बोली, ये कमाल है निहाल साहब के मानने वाले वर्करों का, कि तुम्हारे अंदर उन्होंने वो जोश पैदा रखा। तुमको आ के बताते साहब होते तो ये करते, तो तुमको फैसला करने की ताकत मिलती है। और इस तरह साहब का नाम आज तक जिंदा है। बहुत बड़ी बात थी, मैं समझती तो हूँ ये, लेकिन कभी गौर नहीं की थी कि आज जितने लीडर इंतकाल कर गए हैं, आज उनको लीडर की हैसियत से नई नस्ल नहीं पहचानती सिवाय साथी निहाल अहमद। ये सारी कोशिशें जो आज शहर में बच्चा बच्चा जो निहाल अहमद साहब को शायद देखा ना, वो भी उनका नाम जानता है, ये सारा कमाल उस वक्त के सोशलिस्ट और आज के जनता दल के वर्करों का है, कि जिन्होंने आज तक अपने लीडर के उसूल और नाम को जिंदा रखा। यही है सच्ची खराज अकीदत, जो अपने लीडर की उसूलों को जिंदा रखे। एक वाकया मैं बताना चाहती हूँ। अलीम सिद्दीकी साहब बोल रहे थे कि कोई वाकई अगर आए तो बताना। मैं कोर्ट में 12 नवंबर के मामले में बार बार जाती थी। एक बुजुर्ग आदमी थे, वो बैठे थे, मुसलमान नहीं थे, नॉन मुस्लिम थे। वो मुझे बार बार देखते थे कि मैं वहाँ थी। एक दिन किसी से पूछे कि ये कौन है, उन्होंने बोला कि भाई निहाल साहब की लड़की है। वो मुझे बुलाए, बोले बैठ, क्या नाम है? तो मैं मेरा नाम बताई। बोले तू निहाल साहब की लड़की है? बोले हाँ। बोले मैं तेरे वालिद, तेरे पिताजी का कट्टर मुखालिफ था। मैं ऐसा मुखालिफ था कि मैं भीमा गौली के साथ रहता था। मैं अभी जो देखती हूँ ना कि ये शिरके वो शिरके, तो वो बात मुझे याद आई कि बोले निहाल साहब ने बोले इस तरह की नफरत फिरका परस्त बोलते थे। बोले साहब कि फिरका परस्त है भीमा गौली, इस कदर की बोले नफरत पैदा करवा दी थी लोगों के ज़रिए, सेकुलर लोगों के ज़रिए, कि भीमा गौली बोले मुझे खुद बोलता था कि यार ये निहाल अहमद का क्या जादू चलता कि इधर से एक बच्चा बोले जिसको बोले अक्ल नहीं है, मेरी होटल की तरफ देख के थूक के जाता है। बोले ये ताकत थी तुम्हारे लीडर में, जो फिरका परस्त के खिलाफ उन्होंने पैदा किया था। और आज आप देखो कि वो एक बात आती है, जानवर पकड़ने के लिए आ रहे हैं। ये याद रखो, अगर तुमने निहाल अहमद के उसूलों को जिंदा नहीं रखा तो हो सकता है कि अगला नासिर, अगला जुनैद मालेगांव का हो। अगर तुम ताकत से नहीं लड़ोगे, तुम फिरका परस्तों को जो सिर्फ जानवर पे इसलिए कब्जा करने की कोशिश करते हैं, गाड़ी पे हमला करने की कोशिश करते हैं क्योंकि गाड़ी ले जाने वाला मुसलमान है, परेशान करते हैं। ये सियासत भी चल रही है, उनकी रोजी रोटी भी चल रही है। अगर आप लोगों ने फिरका परस्तों का जवाब, मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, तो याद रखो कि वो वक्त दूर नहीं कि हमारे यहाँ का भी कोई नासिर फौत कर जाए या हमारे यहाँ का कोई जुनैद फौत कर जाए। मैं सोच रही थी कि एक ऐसा वक्त था कि साहब ने इतनी नफरत भर दी थी कि भीमा गौली को मालेगांव छोड़ के जाना पड़ा। जब उनका देहांत हुआ तो भी वो किसी और आश्रम में थे। यानी मालेगांव में सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, नॉन मुस्लिम लोगों ने भी उसको कबूल नहीं किया था। ये तुम्हारी ताकत थी तुम्हारे लीडर की। आज वक्त ये आ गया है कि एक मामूली आदमी आता है, वो जानवरों की गाड़ी पकड़ने की कोशिश करता है, उसको धक्का बुक्की मामूली चीज़ भी लगती होंगी तो पुलिस डर के मारे उसको बाहर शहर में भेज देती। यानी इतना डर हो गया है। कहाँ गई हमारी वो डेयरिंग, वो हमारी ताकत जो साथी निहाल अहमद साहब के साथ रहा करती। आज पावर का मामला हुआ, यहाँ पे ऑनलाइन एतराज़ात दाखिल हुए, वहाँ मैं नासिक में गई थी। मुझे जो बोलना था, मुझे जितना समझता था, मैंने अपनी तौर से बोलने की कोशिश की। मैं याद कर रही थी कि 2014 में जैसे मुस्तकीम बता रहे थे कि रोड को, हाईवे को ब्लॉक करने का मामला आया। तमाम सियासी पार्टी के लोग उसमें शामिल थे, कुछ छोड़कर। तो आखिरी में पुलिस के डर से सब डर गए थे। जब पुलिस साहब के पास आई और ये बोली कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो साहब बोले दूसरी तंजीमें डर रही है। तो साहब ये बोले थे अकेला निहाल अहमद जाएगा और वो हाईवे बंद करेगा, कोई आए या ना आए मुझे परवाह नहीं। ये ताकत थी, ये डेयरिंग थी। और आज जो लोग अपने आप को बुनकरों का लीडर, मालेगांव के अकलियत का लीडर बोलते हैं, उन्होंने एतराज़ भी दाखिल करने की कोशिश नहीं की। कहाँ है हमारी सियासी बसीरत? हम लोग कहाँ से सोचते हैं लीडर किसको बोलते हैं?
लीडर वो होता है जो किसी खास तबके का हो, ऐसा नहीं। इसमें एक वाकया मुझे याद आया कि जब 2014 में रोड ब्लॉक किए थे, उस वक्त रिजवान सर जो है हमारी पार्टी में नहीं थे, हमारे साथ नहीं थे, लेकिन वही रोड ब्लॉक करने का काम रिजवान सर ने भी किया था। साहब का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, किसी तरह का केस नहीं बना, साहब घर पे आए, मुझे फ़ोन किए। अब कभी मेरे घर नहीं आते थे, लेकिन वो आए, बोले मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। तो बोली आओ। वो आए, वहाँ तहारत के लिए गए। बोली जा कहाँ रहे? बोले मैं सिटी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले आकर बताऊँगा। वो गए, पुलिस स्टेशन में बैठे और बोले रिजवान खान के खिलाफ कौन कौन सी कलम लगी है? तो उन्होंने बताया ये कलम, वो कलम, वो कलम। तो बोले मैं निहाल अहमद मौलवी उस्मान, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो सारी कलम मुझ पर भी लगा, क्योंकि उसने जो गुनाह किया है वही गुनाह मैंने किया। उन्होंने FIR फाड़ के फेंक दिया, रिजवान सर को बाहर निकाल दिया, जबकि रिजवान सर हमारे इस पार्टी में नहीं थे उस वक्त। लेकिन लीडर जो होता है वो हर किसी तबके का मानने वाला होता है, उसको फिक्र होती है कि मेरे शहर के किसी भी, अगर मेरे और उसका मकसद एक है तो उसको भी, मुझे अगर पुलिस ने रियायत दी है तो उसको भी देनी चाहिए। मालेगांव शहर में पावर का जो गंदा निज़ाम चल रहा है, मैंने आज एतराज़ में ये भी बोला कि फैसिलिटी हमको कुछ नहीं मिल रही। सालों से इंतज़ार हो रहा है कि भाई मीटर लग जाएगा, मीटर लग नहीं रहा है। लोगों की शेड असासा पैसा लगा हुआ है, लेकिन पावर नहीं आ रही। लोगों के घरों में जाती है कंपनी वाले और बोलते हैं तुम्हारा फॉल्टी मीटर है, तुम्हारा रिपेयर मीटर है, ये बोल के ज़बरदस्ती उनके मीटर लेकर जाते हैं। पंचनामे में डरा धमका के कभी मर्दों से, कभी घर की औरतों से साइन लेकर चले जाते हैं और बाद में बोलते हैं ये फॉल्टी, और नया मीटर लगा देते हैं जो बहुत ज़्यादा रफ्तार से चलता है। ऐसी शिकायत लोग करते हैं। इतनी गुंडागर्दी करने की हिम्मत कैसे आ गई पावर हाउस वालों की? उसकी वजह ये है कि तुम जवाब नहीं देते। मुझे अगर कोई फ़ोन करता है और ये बोलता है कि हमारे यहाँ मीटर बदलने आए थे, तो मैं उनको डायरेक्ट बोलती हूँ उनको बोलो लिख कर दे कि तुमने चेक किया है कि हमारा मीटर फॉल्टी है। जब तक हम खुद शिकायत नहीं करेंगे कि हमारा मीटर बदलना है या हमारा मीटर जो है वो फॉल्टी है, इसके अंदर रिवर्स और ये वो बनवाया गया है, इसके शिकायत के बिना कोई हमारा मीटर बदल नहीं सकता। लेकिन लोग फौज फाटा देखते डर जाते, ये कारपोरेटर, ये आमदार, ये इसको आजी माजी को फ़ोन लगाते, कोई आता वाता नहीं। तुम लड़ो, जब तुम्हारे पास आए तो तुम बोलो कि क्या सबूत है कि हमारा मीटर बना हुआ है, तुमको क्या अख्तियार है, तुम लिख के दो, तो वो डर के भाग जाएंगे। जैसा बता रहे थे कि भाई साथी निहाल अहमद साहब, तो साहब उनके वर्कर की ये ताकत थी कि लोग, जो अफसर डरता था कि अगर कुछ जनता दल के, जनता पार्टी के आदमी ने कोई सवाल कर दिया तो मैं कैसे जवाब दूंगा। और वही शहर सर जैसा बोल रहे थे ना कि हम जाकर क्या मुंह दिखाएंगे कि हम कौन से, साथी निहाल अहमद साहब को कौन सा मालेगांव शहर था और ये किस सिमत में आ गया है। तुम अगर साथी निहाल अहमद साहब के उसूलों को लेकर अपने काम में उनकी आदत को शामिल करके चलोगे तो इंशाअल्लाह मालेगांव शहर में वही दबदबा रहेगा जो माजी में हुआ करता था। हम लोग हमारी ऑफिस से मुसलसल कोशिश करते हैं लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की। गरीब लोगों के मामूली मामूली काम, यहाँ जो बोर्ड लगे हैं, यहाँ सब जो काम होता है, इस काम के लिए हज़ारों रुपये ठगे जाते हैं। अब हमने यहाँ काम शुरू किया, हमारे पास बड़ा कैंपस है, कंप्यूटर सेटअप है। अब इसके बाद हमारी कोई कॉपी करता होगा तो उसका भी सवाब जारिया हमको मिलना चाहिए कि इब्तिदा हमने की थी। हमने इब्तिदा की तो लोगों को सूझ रहा है। मुझे तो किसी ने बोला कि ये कॉपी कैट है, बोली मुझे कुछ नहीं बोलना। खैर, आप लोगों को हम लोगों ने कुछ ऐसे मसाइल पर निशानदही करवाई कि पानी का मसला ऐसा है। पानी का अगर हम 10 एकड़ जगह ले लेते हैं, वहाँ सोलार सिस्टम लगा लेते हैं और सोलार सिस्टम से अगर हमारी बिजली के अखराजात पूरे होंगे तो जो रोज़ हर साल जो 5% पानी पट्टी बढ़ रही है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमको ज़रूरी है कि दूर अंदेशी की बात सोचना चाहिए। ये मामला आया, लेटर दिए, ये गए, फ़ोटो खिंचा लिए, ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप वो है जो दूर अपना मुस्तकबिल देखती है आवाम का। ये तो अभी आज एक कानून आया है, मैंने तो अभी पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे फिर जवाब देंगे, ये लीडर का काम नहीं। जनता दल सेकुलर की सदर मोहतरमा शाह नहीम साहिबा, सेक्रेटरी मुस्तकिम डिग्नेटी साहब,
कारपोरेटर हजरात, साबिक कारपोरेटर, बड़ी तादाद में यहाँ हमारे जो जनता दल सेकुलर के वर्कर्स हैं, जिम्मेदारान हैं। आज का दिन काफ़ी अहम है हमारे लिए और इस शहर के लिए भी काफ़ी अहम है कि निहाल साहब की आज 7वीं बरसी है और 7 साल के अंदर मालेगांव में कितना बदलाव आ गया है, मालेगांव के हालात में भी, मालेगांव के फिजिकली स्ट्रक्चर में भी, और माले जो सबसे बुरी बात है कि हमारी सोच में भी कितना बदलाव आ गया। ये बात हमको सबसे ज़्यादा बुरी लगती है और आज सोचने का मौका है। आज का जो वक्त है मालेगांव में, इससे बुरा कभी ये वक्त आया नहीं था। जितने मसाइल अभी हमारे सामने हैं, इससे पहले कभी नहीं थे और इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे। जिस तरह पानी का मसला है, बिजली कंपनी का मसला है, बिजली के प्राइवेट बिजली कंपनी का मसला है, बिजली का जो उसका रेट बढ़ाया जा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा मसला है जिससे हर कोई इफेक्ट होने वाला है। वो पावरलूम सनत की बात हो कि छोटा मोटा करने वाले कारोबार हो कि हमारे पक्के बस्ती हो कि कच्ची बस्ती हो, इसमें सबको मसला आने वाला है। दूसरी बात यह कि हमारे कारपोरेशन के जो मसाइल हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे बढ़ के साफ़ सफाई का मसला हो, धूल मिट्टी का मसला हो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, ये हमारे रोज़ बरोज़ हमारे ऊपर लादा जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। मालेगांव शहर के अंदर सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है कि लोग का वो जो निहाल साहब के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी थी और जिसकी वजह से मैं मानता था, मैं बेसिकली उनकी वजह से राजकारण में आया, छोटा था जब से मैं उनको देखते आया हूँ कि उनमें जो एक खूबी जो थी वो खुदादाद सलाहियत थी और वो अल्लाह की तरफ से थी कि वो किसी से डरे नहीं, कभी पूरी ज़िंदगी में वो कभी किसी से डरे नहीं। वो कैसा भी मसला हो, वो पुलिस का मसला हो कि गणपति की दीवार पे लात मारने की बात हो कि और कोई मसला हो, वो हमेशा लड़ने की जो उनमें हिम्मत थी और जो ताकत थी वो सिर्फ मैंने उनमें देखा हूँ और मुझे वही खूबी उनकी सबसे ज़्यादा पसंद थी। निहाल साहब की जो बात थी कि हमेशा, जो दूसरी खूबी थी कि हमेशा बेलौस रहे, कभी मुफाद के लिए कोई राजकारण नहीं करे, कभी मुफाद के लिए कोई चोला नहीं ओढ़ा। 100% आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक 100% वो सियासी रहे और बोलते थे हम सियासी लोग हैं, हम सियासी बात करना, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी तरीके से रहना, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी लोगों के साथ जुड़ना। एकदम कभी उन्हें ना कोई मजहबी लिबादा ओढ़ा, ना कभी समाजी काम बोल के कोई काम करने गए या कभी कोई दूसरा मेला लगा के गैर सियासी बोल के लोगों के इकट्ठा किए, ना कभी कोई गैर सियासी हम खाली समाजी तौर से उनके साथ है, ऐसे भी कभी बात नहीं करें। सबसे अच्छी बात थी 100% वो सियासी रहे और वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी उनकी लगती थी। और उसके बाद जो उनका खानवादा आया है, इनकी भी वही खूबी है, 100% सियासी बात करते, 100% सियासी रहते, कोई डुप्लीकेट बात नहीं, कोई दूसरा लिबादा ओढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हम किसके स्टेज पे भी गए, वो मजहबी हो कि सियासी हो कि समाजी हो, हम सियासी तौर से ही गए, ये सबसे अच्छी बात है। इसीलिए लोग कि जब कोई मसला आता है वो जनता दल सेकुलर के ऑफिस पे आते हैं, मुस्तकिम डिग्निटी के घर आते हैं, शाहनहीन के पास आते हैं, ये उन लोगों को भी मालूम है हल करने वाला कौन है। सबसे बुरी बात ये लगती है कि आज हमारे ऊपर मसाइल पे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, जैसे बिजली का मसला हो या पानी का मसला हो। बुरा तो ये लगता है कि पानी का मसला हमारी महासभा में बार बार हमारे पेपर चिल्लाते हैं, यूट्यूब बोलते हैं, हमारे लीडर बोलते हैं कि 70% हमारे लोग हैं, 70% हमारे आबादी है, 70% हम टैक्स भरते हैं और फ़ायदा उधर पहुँचता। 70% कारपोरेटर हॉल में थे, सिर्फ जनता दल सेकुलर ने हॉल के अंदर पानी की मुखालफत की, बाकी और कौन से पार्टी ने की। हमारा मेयर मुस्लिम था, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मुस्लिम था, सारे कारपोरेटर मुस्लिम थे, दाबाड़ी को पानी देने की मुखालफत सिर्फ वो जनता दल सेकुलर ने की। तो ऐसे लीडरान को भी हमको उनके घर बैठाना है, ऐसे कारपोरेटर को भी अब हमको नहीं चुन के देना है जो हमारा हक किया है और हमारे लिए नाइंसाफ़ी क्या हो रही है और हमारे पे ज़्यादती क्या हो रही है, जिनको ये भी नहीं समझता। ईदगाह ग्राउंड जॉगिंग ट्रैक के लिए देने के लिए भी सबसे आगे हमारे लोग ही, हमारे महापौर थे जो वह तरक्की का नारा देके शहर में आए थे और शहर को खंडर से भी बदतर करते गए। आज हमारे पास में ये हमारे मेयर थे जो आज जिनकी बहुत बड़ी हुकूमत के अंदर जाके कांग्रेस से जाके राष्ट्रवादी में गए, ये ठहराव करके दिए कि वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक बनाया जाए और अब उसी की मुखालफत कर रहे हैं, वही दादा भूसे की मुखालफत कर रहे हैं। 5 साल दादा भूसे उठ बोला तो उठे, उठ बैठ बोला तो बैठे और 5 साल तक इक़्तिदार का मज़ा लिए, 5 साल तक पैसा चुराए
और अब जब इक़्तिदार गया तो अब उनको सारी बातें याद आ रही। शहर हमारा इतना बेवकूफ़ नहीं है। निहाल साहब की सबसे बड़ी खूबी है और सबसे बड़ी देन मालेगांव शहर को है कि उन्होंने एक आम आदमी में भी सियासी शौर पैदा किया था। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन निहाल साहब का है कि उन्होंने एक आम आदमी में भी, वो गली में चरखा भरने वाली कोई हमारी माँ बहन हो कि स्कूल में पढ़ने वाला कोई छोटा बच्चा हो, वो भी दौड़ के निहाल साहब के जलसा सुनने जाता था। उसको भी समझता था सियासी बात क्या हो रही है और राशन कार्ड कहाँ बनेगा और इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, और जब बस्ती कैसे बसाई जाती है और कायदे से कैसे बस्ती ठहराई जाती है, ये सिर्फ बताने वाले निहाल साहब थे। उनका सबसे बड़ा हमारे शहर के जो कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हमारे लोगों में सियासी शौर पैदा किया और हिम्मत पैदा की। उसके बाद में जो लीडरान आए हैं वो तो खाली लोगों का डर पैदा करा है हमारे अंदर। जैसे बम ब्लास्ट की बात हुई, मौलाना बता रहे थे मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, निहाल साहब वाहिद आदमी थे जिन्होंने चक्री भूख हड़ताल कराए और ये बेगुनाह है, इनको रिहाई होना चाहिए। ये सिर्फ निहाल साहब की है। उस वक्त के जो हमारे लीडर थे वो तो बोलते थे कि मेरे सर शर्म से झुक गया। एक लीडर बोलते थे शर्म सर से झुक गया, दूसरे लीडर बोलते थे कि हमारे लोग उसमें हैं। ये ऐसे तो हमारे नुमाइंदे थे, कोई नहीं बोलता था, हमारे नुमाइंदे बोलते थे कि हमारे लोग हैं और हम शर्मिंदा है। तो ऐसे उसके बाद में जो क़यादत है, इसलिए हमारे शहर की ये हालत हो रही। पावर लूम की मैं बात करूंगा, पावर लूम तंजीम की बात करूंगा। मालेगांव में अभी हमारे जनता दल ने यहाँ उनकी मीटिंग ली थी पावर लूम तंजीम की। मेरे ख्याल में 14-15 तंजीम है पावर लूम के, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी समझदार लोग हैं, काफ़ी अच्छे उनको मालूमात भी है, मुँह ज़बानी हिफ्ज़ है उनको। पावर का रेट क्या और बिजली क्या और ये पावर कौन सा वाहन चलना चाहिए और क्या फ़ायदा है और इचल करंजी में क्या है और कोयम्बटूर में मिल में क्या होता है, मुँह ज़बानी उनको याद है, सब बात है। मगर उनमें डर देखा मैं, जो मुझे नापसंदीदा चीज़ है कोई चीज़ से डरना। अगर कभी तुम्हारी 15 तंजीम है, कभी तुम 100-200 कारीगर भी तुम्हारी तंजीम के साथ जोड़ेंगे तो तुम्हारा पूरा शहर तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी वजह से सियासी लीडरान है, तुम उनकी वजह से नहीं है। आज सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरा लगता है कि सही मानों में हमारे जो पास जो तंजीम के जो लोग हैं उनमें कई लोगों को काफ़ी मालूमात है। जैसे हमारे मुजीब वकील साहब हो गए, काफ़ी अच्छा उनको नॉलेजेबल है, कुछ बातों में मैं भी उनसे मशवरा करता हूँ, मालूमात लेता हूँ मशवरा बोले तो। दूसरे हमारे यूसुफ इलियास है, हमारे मौलाना कंपाउंड के मसूद मौलाना बैठे हैं यहाँ पे। उसके बाद में उमैर अंसारी को भी मैं देखा, अच्छी मालूमात है, और भी लोग हैं, साजिद अंसारी है, उसको भी अच्छी मालूमात है। मगर आज महाराष्ट्र के अंदर हमारे पावर लूम की एडवाइजरी कमेटी बनती, महाराष्ट्र के अंदर पावर लूम कमेटी एडवाइजरी कमेटी बनती और मालेगांव का एक भी नुमाइंदा उसके अंदर नहीं रहता। बताओ ना मेरे को, ये हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो बनाती, भिवंडी और मालेगांव ये बड़े सेंटर है, मैं ऐसा समझता हूँ, उसके बाद भी मालेगांव का एक भी नुमाइंदा नहीं रहता। और हमारे 14-15 संगठन बेशरम जैसे ये नुमाइंदों के पास जाते, और ये हमारे इतनी कमज़ोर नुमाइंदगी क्यों है कि हमारे लोगों को उसके अंदर वो ले नहीं सकते। मैं तो बोलूँगा पूरी तंजीम से मेरी पर्सनल अपील है कि ऐसे लीडरान का और ऐसे नुमाइंदों का बायकॉट करना चाहिए। हाँ, ये चाहते कि हमको सपोर्ट करो और बेशरम जैसा वो एक लेटर दे देते कि हमारी हिमायत है। हिमायत है क्या है? हाँ, मालेगांव जब बंद हुआ हुजूर के शान में गुस्ताखी के लेने के जब वो की गई थी, पूरा मालेगांव बंद था, सारे सियासी लीडरान ने उसमें भी सपोर्ट दिए थे कि हमारी हिमायत है, हमारी हिमायत है। मगर जब बंद हुआ तो सिर्फ मुस्तकिम डिग्निटी के अलावा कोई सियासी कायद वहाँ पे हाजिर नहीं था। मैं तो आप लोगों से बोलूँगा, मौलाना हमारे मसूद मौलाना कंपाउंड यहाँ बैठे हैं कि कल जो भी तुम एक्टिविटीज़ करेंगे, जो हिमायत किया उन्होंने फिजिकली वहाँ हाजिर रहना। ये कोई हाजिर नहीं रहता। और 12 नवंबर के बाद में क्या हुआ, ये जो गैर हाजिर थे ये उनकी देन है। और जब अरेस्ट हुए और जब गुनाह दाखिल हुआ तो सारे लीडर जो इसमें नहीं थे, जिन्होंने बाहर से हिमायत किए थे, इसकी उसकी जाके कैसेट बताते थे, इसका उसका जाके नाम बोलते थे, उसके CCTV के फोटोज ला के देते थे। हमारे YouTube वाले बैठे हैं, इनकी भी उस टाइम में काफ़ी डिमांड था, इनसे भी लोग ले लेके जाके बता रहे थे। तो ये तो ऐसे तो हमारे लीडरान हैं। तो ये जो है हमको बदलना पड़ेगा अब शहर को। अगर कभी शहर को तुम अच्छा देखना चाहते हो, शहर को अच्छा बाद में देखो यार, हमारे इज्जत हो, हमको थोड़ी सरबुलंदी मिले, ये पहली बात होना चाहिए। ये निहाल साहब के अंदर बात थी कि वो इज्जत के लिए हमेशा लड़े, मुसलमानों के लिए लड़े, शहर का आके शहर के लिए लड़े, ये हिम्मत होना चाहिए।
ये हमारे लीडरान में नहीं है। हमारी नुमाइंदगी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जिस तरह मैं अभी बता रहा पावर लूम के अंदर, भाई क्यों नहीं आप लोग पूछते उनके कि भाई हमको इतना मालूमात है, इतना पुराना सेंटर पहली जंग आज़ादी के बाद से मालेगांव में यहाँ बुनकर बिरादरी यहाँ पे बसी है 1857 से, जब भिवंडी बसा, जब मालेगांव में बचा, जब यहाँ के लोग जो इतने पुराने हैं हैंडलूम से चालू करने के बाद से आज तक ये जो काम कर रहे हैं, उसके बाद में भी यहाँ नुमाइंदगी क्यों नहीं मिलती? हाँ, मालेगांव आज शायर अदीबों का शहर है। जितने अफसाने निगार और पढ़े लिखे और नक्काद और तारीख दां जितने मालेगांव में हैं, शायद ही कोई शहर में होगा। और उर्दू का गहवारा सही मानों में मालेगांव ही है। आज महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मैं बोलता हूँ, जितने उर्दू स्कूल है यहाँ पे, जितने उर्दू जूनियर कॉलेज हमारे पास में, जितने पेपर रोज़ डेली और हफ्तेवारी मालेगांव से निकलते, कहीं से नहीं निकलता। मगर जब उर्दू एकेडमी बनती, मालेगांव का कभी कोई नुमाइंदे का नाम सुने आपने? साजिदा मैडम बैठी है, ये भी काफ़ी उर्दू से रहे। निहाल साहब तक जब तक थे, मालेगांव का नुमाइंदा हमेशा रहता था, बोलना भी नहीं पड़ता था। बाद में मालूम पड़ता था कि उर्दू एकेडमी में इनका नाम आया। तो आज बताओ, ये हमारे टीचर हजरात जो एक कोई जाहिल आदमी आके इनको अवार्ड देता है और वो लोग अवार्ड लेते हैं, मैं तो उसके भी खिलाफ में हूँ। भाई क्यों नहीं हमारे नुमाइंदे से बात करते कि उर्दू एकेडमी में मालेगांव का आदमी का नाम क्यों नहीं है? बुरा तो ये लगता है कि हमारे नुमाइंदे जिसको बोलने का अधिकार है असम्बली में, जहाँ कानून बनता, यहाँ धरना देने या मेमोरेंडम देने या हिमायत देने से कुछ नहीं होता, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ क्यों नहीं बोलता? निहाल साहब बोलते थे कि बोलने की जगह वहाँ बोलना चाहिए। अरे हक वहाँ मिलने वाला है, यहाँ भेजने के लिए तो है, काफ़ी लोग हैं, फिर तो वो काम तो हमारे जो वर्कर है ये भी कर लेंगे। तो ये हमारे नुमाइंदगी कमज़ोर है, जिसकी वजह से आज हमारी बेइज्जती हो रही। पानी का मसला जो है कि बेशरम जैसे हमारे हॉल में हमारे कारपोरेटर ने बिना मुखालफत करे उसको मंजूरी दिए, और एक जाहिल मेयर की क़यादत के अंदर हमारे कारपोरेटर ने जो खराबा किया हमारे शहर के पानी बेचने का। आज तुम देख लो कि आज परसों के दिन यहाँ पे 151 करोड़ के 115 करोड़ के पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ 51 गांव को पानी देने के लिए। आज हमारा पाइपलाइन बदलने का, बुलंद इकबाल से ये बात थी, दूर अंदेशी तो हमारे लीडरान में आई नहीं कि चंकापुर डैम का पानी आने के लिए पाइपलाइन कमज़ोर है तो बदलना चाहिए। बुलंद इकबाल ने वो आवाज़ सबसे पहले उठाई थी, उसके बाद में मुस्तकीम डिग्निटी ने उसको पाठ पुरावा करते आए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उन्होंने मिनिस्टर से भी मिल के आए, गुलाब राव पाटिल से, और वो काम को हमको लड़ के कराना पड़ेगा। अगर कभी वो काम नहीं हुआ तो आप लोग मालेगांव का चंकापुर का पानी भूल जाना। और अभी 2-4 साल में बारिश अच्छी हो रही है, इसलिए हमको पानी का तकलीफ समझ में नहीं आ रही। गिरना डैम पानी भर जा रहा है, ये 2-3 साल में भरने लगे पानी, शायद हमारे अमाल अच्छे हो गए इसलिए बारिश अच्छी हो रही है, इसलिए पानी गिरना डैम में दिख रहा है। मगर खुदा न खास्ता कभी पानी की बारिश कम हुई तो मालेगांव की हालत ये मनमाड़ और औरंगाबाद जैसी हो जाएगी। आज वो 115 करोड़ का जहाँ पानी नहीं है, वो 51 गांव को पानी देने वाला है, और रावल गांव आजम बड़े जो MIDC है उसको भी पानी के देने के लिए दूसरा क्या विजन है? चंकापुर ही रहने वाले। तो ये पानी पाइपलाइन बिछा रहे तो पानी कहाँ से लाने वाले? दूसरा डैम बनाएगा आउटर में? दूसरा कोई तालाब है क्या आउटर के अंदर? ये हमारा पानी जानने वाला और हमारे लीडरान की, हमारे नुमाइंदों की ये बेहिसी है या डरपोक है या बुजदिली है कि वो आवाज़ तक नहीं उठाते। आज तुम्हारी हमारी लड़ाई है, जो हमने पीछे गलती हमसे हो गई वो भूल के आज हमको आगे देखना पड़ेगा। आज हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे शहर के मुस्तकबिल के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। पानी के खातिर हमको वहाँ पे लड़ना पड़ेगा। आज वो 115 करोड़ के पाइपलाइन का कर लेता, मगर हमारा नुमाइंदा 40-42 करोड़ रुपए जो लगने वाला है उसके लिए, पानी जो हमारा हक का पानी लेने उसके लिए कोई नहीं करने तैयार है, आवाज़ उठाने भी तैयार नहीं है। मुझे तो बुरा ये लगता है। और अभी तो गवर्नमेंट ऐसी है कि ऐसे जो हमारे जैसे जो नुमाइंदे आए यहाँ के, ऐसे लोगों का बहुत डिमांड है। हमने हमारे नुमाइंदे को जो भेजा है काम करने के लिए भेजा है, कार में घूमने के लिए नहीं भेजा है। ये हमारी तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी है कि इन पे फोर्स करके ना हमारे शहर का पानी बचाना, ये हमारे तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी है। साफ सफाई की बात ऐसी है, कारपोरेशन के कचरे की बात ऐसी है कि हर कोई लिखता है कि मालेगांव में कचरे का अंबार लग गया, मालेगांव में कचरा हो गया। आज भी पेपर में पढ़ा, हमारे नुमाइंदे भी बोल रहे कचरा। तो ये काम किसका है? कि बुनकर बिरादरी का काम है कचरा उठाना, के पावर लूम में जो सनतें बने हमारी संगठन है इनका काम है क्या ये करना?
ये अवामी नुमाइंदों का काम है, जो कारपोरेटर है उनका काम है, जो कारपोरेशन के अंदर है उनका काम है, जो हमारे शहर के नुमाइंदे, अभी तो ठीक है कारपोरेटर नहीं है मगर पूरे शहर में है और पूरा शहर कचरे का अंबार बन गया है। हर कोई जाके बोलता है कि वाटर गैस कंपनी है, 10 साल से लाने वाली यही जाहिल की आदत थी, लाने वाले इनके टाइम ही बना। और ये तो पहला मेयर देखा जो खुद ही धरने पे बैठता है। अरे किससे मांगना है? 10 साल कारपोरेटर था मैं भी, मेरे ज़िंदगी में ये याद नहीं पड़ता कहीं मैंने कोई कागज़ लिख के भी दिया होगा। मैं फ़ोन किया, मेरा काम हुआ, मेरा वार्ड जान दो, मेरे जहाँ पे शहर में जहाँ से भी लोग आए मैं बोला खाली तो भी मेरा काम हुआ। कहीं मुझे मेमोरेंडम देना तो दूर की बात है, कभी लिख के भी देना नहीं पड़ा। और ये आम चेयर मेयर बैठते और मेयर धरने में बैठता, मायल आयाल सब, ये कौन सी बात है? ये हमारा शहर, ये जो हमारी बेइज्जती हो रही है रोज़ बरोज़ कि मुस्लिम कौम ऐसी है और मालेगांव की कौम ऐसी है, ये ऐसी क़यादत मिली। इसलिए आज आउटर आप देख लो, आउटर के अंदर रोड की क्वालिटी देख लो क्या बन रही है, और हमारे एरिया में तुम देख लो उधर की पानी का मसला, जॉगिंग ट्रैक भी बना तो उधर बना, आज हम बेशरम जैसे जॉगिंग ट्रैक पे वॉकिंग करने वहाँ जाते। आज नया मालेगांव उस साइड में आ रहा, आज इतना बड़ा MIDC वहाँ पे उसका इफ्तिताह हो रहा। आज हमारे MIDC के अंदर हुई, हमारे लूम चल रहे। हम तो चाहेंगे नई इंडस्ट्री आए, हमारे MIDC में आए। आज वो MIDC जो बस रही है हमारे पानी के भरोसे बस रही है। MIDC के अंदर पानी और बिजली देना ये लोकल जिम्मेदारी रहती है। बिजली कंपनी की जो बात है, इसका रेट के बाद में जो खास तौर से मैं हमारे जो भी संगठन है इसके अंदर, ये सब ने सारे जो कारीगर है, जो भी इसके अंदर जो हमारे बुनकर बरादरी है, सबको जोड़ो, 2-2 लोग मिलके एक संगठन रजिस्टर करो, इसमें कोई मज़ा नहीं है। आज वही जिंदा रहने वाले, ये हालात देश के ऐसे हैं कि वही जिंदा रहने वाला है जिसकी संगठन स्ट्रांग है, जिसमें लड़ने की ताकत है, वही जिंदा रहेगा, बाकी कोई नहीं चलने वाला है। वो पावरलूम सनत हो कि तुम्हारा ट्रांसपोर्ट हो कि तुम्हारे हमारे टीचर हजरात हो, प्रोफेसर, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हम सैलरी लेते हैं, इसलिए लेते हैं। हमारी संगठन एक ही और बहुत स्ट्रांग है, एक ही है और बहुत स्ट्रांग है, हमारे कोई दूसरी संगठन भी नहीं है। और जितना काम है आज तक हमने उतने ही काम किया, कभी हमने कोई यादी भी लेके नहीं गए, ना कभी किसी का हमने इलेक्शन में कभी मैंने काम किया, इसलिए कि हमारी संगठन बहुत स्ट्रांग है और एक ही है, और एक ही इशू पे हम लड़ते हैं हमारे वास्ते, बाकी किससे नहीं डरते भी और किसके पास जाते भी नहीं। तो ये हिम्मत जिसमें रहेंगे वही आगे जीने वाला है। निहाल साहब ने हमको एक शहर को एक रात दिखाई थी, हाँ, और अब तो हम तो ये बोलना चाहिए कि हम बहुत शर्मिंदा है कि हम ऐसी बेइज्जती करके ऐसे शहर में रह रहे। हम तो निहाल साहब को तो मुँह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेंगे कि हम इतने बुरे हालात में रह रहे और देख रहे। 12 नवंबर का मामला आप देख लो कि हमारे लीडरान इसके उसके नाम जा जाके बोलते थे। अच्छा, शहर में सबने देखा है, मुस्तकिम डिग्निटी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मरद जैसे जाके अरेस्ट हुआ, साथ में जाके हमारे, हाँ, उसके बाद में लोग रातों रात जिनके होम मिनिस्टर थे उनके पास जाके उसकी कंप्लेन करते। उसके बाद में भी कौम का दर्द है, उसके बाद में भी हमारी हिमायत है, उसके बाद में तो ये जो चोला जो पहनते ना, ये चोला हमको उतार के पिकाना है इनका। बेल होती थी तो लोगों का मुंह उतर जाता था कि इनकी बेल क्यों हो गई। हाँ, लोगों का वो जो लोग बेचारे फरार थे उनको ब्लैकमेल करने लगे, हम तुमको अरेस्ट करा देंगे। हम जो फरार थे उनकी जाके कंप्लेन करते थे, हाँ, हमारी पार्टी में आने तो हम ऐसा करेंगे, हमारे पार्टी में आने तो हम वैसा करेंगे। ये तो उसमें भी फायदा उठाते थे। और लोग डरते क्यों, मेरे समझ में नहीं आता। मैं तो हमेशा से बात करते आया हूँ, मैं तो हमेशा से बोलता आया हूँ कि हिम्मत होना चाहिए, अल्लाह ने हमको दिया है और हम और अल्लाह पे भरोसा करने वाले लोग हैं। और खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ अगर मालेगांव में कोई पार्टी काम करती है, सियासी पार्टी, उसी में जनता दल सेकुलर है। कभी इन्होंने इक़्तिदार के लिए कोई तहरीक नहीं चलाई, कभी पैसा कमाने के लिए नहीं कराए, कभी पैसा चुराने के लिए किसके इक़्तिदार में साझेदारी नहीं करी। जैसे कोई जनता दल सेकुलर है, और अल्हम्दुलिल्लाह निहाल साहब के बाद में जो उनका खानवादा है वो भी उस बात को निहाल साहब की जो राह पे चल रहा है, और उस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको कामयाबी भी दे रहा है। आज हमको ये सारी चीज़ों को बदलना है। हमारा ये दुखड़ा रोने वाली कौम हम नहीं है, हम तो पेट पे पत्थर बांध के लड़ने वाली कौम है, इज़्ज़त के लिए लड़ने वाली कौम है। ये तो हमने, हमारे मज़हब ने हमको एक ही बात सिखाई है कि सरबुलंदी से रहना चाहिए और इज़्ज़त से रहना चाहिए। ये जो हमारी बेइज्जती हो रही, जैसे पावरलूम कमेटी का नाम महाराष्ट्र, अच्छा ये पहली बार नहीं हुआ, पिछले 5-10 साल से मैं देख रहा हूँ। कोई मालेगांव से कोई नुमाइंदा रहता नहीं, उर्दू एकेडमी में कोई रहता नहीं, कोई नहीं पूछता इनको, जबकि ये पूरा मालेगांव इसका सेंटर है। पानी के अंदर हमारा पानी लेके जा रहे, कोई हमसे पूछने भी तैयार नहीं।
150 है, 115 करोड़ की पाइपलाइन मंजूर हो गई, पानी कहाँ से आ रही है कोई पूछने भी तैयार नहीं कि एक पाइपलाइन डाला, पानी कहाँ से आएगा भाई? यहाँ तुम टाँकी बनाएंगे तो टाँकी में पानी कहाँ से आएंगे, ये मालूमात तो होना चाहिए। आज हमको तलवाड़ा से मालेगांव की पाइपलाइन बदलना चाहिए, इसके लिए तहरीक चलना चाहिए, और पूरा पानी मालेगांव का है वो तलवाड़ा से हमको लेना है, मैक्सिमम पानी। 10 करोड़ रुपया हम साल का लाइट बिल भरते हैं, तुम्हारे हमारे टैक्स का जाता है। मुस्तकिम डिक्टेटी ने जैसा बताया कि वहाँ पे सोलार सिस्टम लगना चाहिए, उसमें फ़ायदा होने वाला है। ये तो हमारा पैसा वेस्ट नहीं होगा इसके अंदर। वो 10 एकड़ जगह भी लेना चाहिए और वहाँ पे बनना भी चाहिए। जिस तरह फंड की बारिश हो रही है हर जगह, वैसा काम हमारे शहर में भी दिखना चाहिए। आज हमारे शहर में आने के लिए लोग घबराते हैं, धूल मट्टी से लोग बीमार हो रहे, रोज़ पेपर में आ रहे हैं। ऐसे बेहिस और बेगैरत ये नुमाइंदे हमारे कैसे क्या है कि पेपर में आ रहा है कि बीमारी हो रही है, हलक की बीमारी हो रही है, फेफड़ों की बीमारी है, तो भी बेचारे खामोश बैठे। आज हमको उसके लिए लड़ना है, और जहाँ पे बिना हमको कोई चीज़ से महरूमी है, हमको बर्दाश्त नहीं करना है। ये बात अगर के भी हमने सोचे या सीखे कि हमको लड़ना है और हक के लिए लड़ना है और शहर के लिए लड़ना है और हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, इसके लिए लड़ना है, तो ये जब भी हमारा शहर बदलेगा। और इसके लिए जनता दली के अंदर है वो खुलूस भी है, इखलास भी है और हिम्मत भी है। वो जैसे हमारे बताए कि कॉलेज ग्राउंड की बात हुई, वो तो खैर कमसिन बच्चे थे खेलने वाले, वो कोई नुमाइंदे के पास नहीं गए, वो एमएलए के पास नहीं गए, वो मेयर के पास नहीं गए, वो गए तो जनता दल सेकुलर जिशान हिंद के घर ही गए। तो ये जो लोगों का भरोसा है, ये पुख्ता हमारा करना है, ये हमारी बात होना चाहिए। जैसे हमारे इमाम काउंसिल के इमाम साहब को अभी भी हमारे दोनों तीनों मौलाना अरेस्ट है, कोई इस पर बात ही नहीं करता, वो बेचारे का कोई प्रोत्साहन हाल भी नहीं है। जब उनको अरेस्ट किया गया रात के सुबह में 5 बजे, वो उठ के मुस्तकिम डिग्निटी को उठाने आए। वो कोई उनके महल्ले में एमएलए, वो माजी महापौर रहते या एमएलए रहते, उनके पास नहीं गए हड़कू कॉलोनी में, या हमारे जो आज के नुमाइंदे उनके घर में नहीं गए, जिनका बहुत अच्छा है गवर्नमेंट में, वो गए तो गए जनता दल सेकुलर के पास में, और जो भी उनकी मदद हुई वो जनता दल सेकुलर के मुस्तकिम डिग्निटी नहीं किया। तो ये जो भरोसा शहर के अंदर है, इंशाल्लाह हम इसको और पुख्ता करेंगे, और लोगों की जो उम्मीदें जनता दल सेकुलर से है, निहाल साहब के खानवादे से है, तुम्हारे हमारे जैसे वर्कर से है, जनता दल के जिम्मेदारान से है, उस पर हमको पूरा उतरना है, और ये सच्चा खिराज अकीदा है। और मैं तो अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि जो हिम्मत और जो हौसला निहाल साहब को दिया था, हमारे शहरियान को भी आप दें। शुक्रिया, थैंक यू। और आए हुए सभी साथी, शेर याद आ रहा है कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यकीन जानिए कि निहाल साहब हमारे दरमियान नहीं रहे, चले गए, और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, उनकी बहुत सारी खूबियां हैं, उनके बहुत सारे कारनामे हैं। उनका सबसे बड़ा कारनामा जो ये शहर मालेगांव शहर, जो मस्जिदों और मीनारों का शहर कहलाता है, तालीम गाहों का शहर कहलाता है, तो सही मानों में ये शनाख्त आप देखेंगे कि ये जो टाइटल है, ये 1999 से पहले मालेगांव को मिल चुका था। दुनिया ने ये टाइटल दिया है, हमारा और आपका दिया हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो शनाख्त है, ये हमारे बुज़ुर्ग उलमाए किराम जिन्होंने बहुत सारे काम किए, उनकी और हमारे मुखलिस सियासतदानों की देन है। हर दौर में सियासी जमातें रही हैं, सियासी इख्तिलाफात रहे हैं, और अलग अलग पार्टियां रही हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही कई पार्टियां हैं। निहाल साहब के ज़माने में बहुत शदीद इख्तिलाफात रहा करते थे लीडरान में, लेकिन कौमी और मिली मामलात में ये लोग मिलजुल करके काम करते थे। आज के सियासतदानों में ये शऊर और ये अंदर से जो होना चाहिए जज्बा, वो नहीं है। इसलिए सही मानों में हम लोग उनको सुधार भी नहीं सकते, और मालेगांव के जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि हम लोग और अभी पस्ती और जिल्लत में जाने वाले हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अंधेरे में है अंधभक्ति की वजह से, यानी पूरा मुल्क परेशान है महंगाई से और मुख्तलिफ मसाइल से,
लेकिन नरेंद्र मोदी साहब को कोई बुरा भला नहीं बोलता, कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं, कोई उनके खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है। इसी तरह से मालेगांव शहर भी मुख्तलिफ मसाइल से नबर्द आजमा है, उसके बावजूद मौजूदा जो असहाब इक़्तिदार है उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आज निहाल अहमद साहब के कारनामों को याद करने का दिन है, उनकी खिदमत को याद करने का दिन है और उनके सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों ने जो अपनी राय रखी है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद कर रहा होगा। आज के दिन हम उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि उन्हें उनकी खिदमत का बेहतरीन सिला दे। आज ही सुबह 10 बजे 10:30 बजे मैं म्युनिसिपल स्कूल नंबर 1 में किसी वजह से बैठा था, तो मुझे जो सिकंदर शेख जनाब जो मुझे दूसरी या तीसरी जमात में पढ़ाए वो मिले और मैंने उनको पहचाना और मैंने उनसे पूछा हाल चाल अहवाल। 81-82 साल उम्र हो गई है, तो मैं थोड़ा उनको फ्री होने के बाद थोड़ा सा पूछा कि आप एक बात बताओ कि कई मराठवाड़ा से वो यहाँ आए थे, उसके बाद उन्होंने नौकरी की और रिटायरमेंट के बाद अब नासिक में रहने लगे। मैंने कहा कि आप जब यहाँ पढ़ाते थे तो क्या माहौल था, सियासी माहौल क्या था और आप लोग जो है किसको वोट देते थे, सच्ची सच्ची बताओ। ऐसे हंसी मजाक में मैंने पूछा तो उन्होंने निहाल अहमद साहब का नाम लिया कि मैं जब तक यहाँ रहा उन्हीं को वोट दिया और हमारे ख़ानदान के लोग भी उनको ही पसंद करते थे और आज भी मैं पसंद करता हूँ। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अब वो नासिक में शिफ्ट हो गए हैं, तो मैंने उनसे कहा कि नासिक तो बहुत महंगा शहर है, वहाँ क्यों आप चले गए? बोले अब यहाँ रहने के लिए कोई ख़ास वजह नहीं है और यहाँ उतना कुछ अच्छा माहौल नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि निहाल साहब को वोट देने की क्या वजह थी? तो उन्होंने कहा कि हमारे मराठवाड़े से जो लोग यहाँ आते रहे मुख्तलिफ वक्तों में, उनको उन्होंने रोज़गार दिया, रोज़गार दिलवाया और रहने के लिए जगह दी। आज बाप बेटे और भाई भाई का नहीं होता, लेकिन उस वक्त उन्होंने जो ये काम किया है किसी लीडर ने नहीं किया। ये उनके ख्यालात थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह से लोग सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे मराठवाड़ा में ये बात आम है कि निहाल अहमद हमारे मसीह हैं, लेकिन मैंने उनको मजाक में ये भी कहा कि वो लोग अपने मसीहा को क्यों भूल गए, क्या वजह हो गई, कौन सी गलती हो गई? तो आप बोले वो तो सब सियासी बातें हैं। बहरहाल मैंने आज सुबह के वाक़या इसलिए मैंने उसको बयान किया। निहाल अहमद साहब के हारने के पीछे बहुत सारी वजूहात में ये भी थी कि भाई ये एक स्टेट लेवल या इंडिया लेवल पर कोई साजिश तैयार की गई होगी और बाकायदा बम्बई से और नागपुर से उसकी प्लानिंग करके उसको 1999 में हरा दिया गया। ये मुझे समझ में आया और मैं बहैसियत सहाफ़ी उनसे मिलता रहा। जब मैं शब्बीर सेठ के साथ काम करता था तो मैंने इनको एक प्लेटफार्म पर काम करते देखा। हालांकि इलेक्शन कई एक इलेक्शन शब्बीर सेठ बहुत कम वोटों से हारते थे, यानी 1800 वोट से एक इलेक्शन हारे, एक वोट 3200 वोट से हारे, एकदम कम इलेक्शन में हारे। लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर ऐसी कोई दुश्मनी और ऐसी कोई बात नहीं थी कि एक दूसरे को चोर बोले या एक दूसरे को इल्ज़ामात रखें और मिलजुल करके वो इन कामों को आगे बढ़ाते थे। तो इस तरह की सोच रखने वाले लीडर हमको हमारे दरमियान भी पैदा करने की ज़रूरत है और मुखालफिन या जो दीगर सियासी पार्टियां हैं उनमें भी ये शऊर पैदा करने की ज़रूरत है आज कि जिस तरह से नदी के उस पार सियासी इख्तिलाफ के बावजूद वो लोग एक हो जाते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं एक हो जाते? हम लोग कलमा गो लोग हैं, हम लोग एक ईमान वाले, एक कुरान को मानने वाले, एक नबी को मानने वाले, हम लोग क्यों नहीं एक होते? हम लोग हरिशंकर माले के लिए एक हो जाते हैं, हम लोग ये अमरीश पुरी के लिए एक हो जाते हैं जो तिरपुर का है,
उसके लिए सब एक हो जाते, लेकिन ये मालेगांव के मसाइल के लिए, बिजली के मसाइल के लिए क्यों नहीं एक होते? ये बहुत बड़ा मसला है। 1958 या 60 में मालेगांव में यही कलकत्ता कंपनी, बिजली की कंपनी उस वक्त भी थी, अमल कमिटेड कंपनी, उसको मालेगांव से भगाने में जो कलीदी किरदार था वो निहाल अहमद साहब का था। वो तारीख में भी मैं जाने का वक्त नहीं है, लेकिन बताते हैं, डॉक्टर खलील साहब ने मुझे बताया था कि प्राइवेट कंपनी के खिलाफ अगर किसी लीडर ने आवाज़ उठाई थी तो निहाल अहमद साहब। तो ये तारीख अपने आप को दोहराती है। 1960 या 62 के बाद वो कंपनी का यहाँ से बोरिया पे इस तरह लपेटा गया और वो चले गए वो लोग, और उसके 50-60 साल के बाद फिर ये मुसीबत हमारे ऊपर आई है। हमको मिलजुल करके इसको लड़ना है। और निहाल अहमद साहब का एक कारनामा और मैं यहाँ बयान कर दूँ कि उन्होंने बहुत छोटे छोटे लोगों को नगर सेवक, कारपोरेटर बना करके जो मालेगांव में सियासी, सामाजिक, खादमीन और वर्करों की एक टीम तैयार की है, वो अपना काम आज भी कर रही है। एक तरह से वो ज़खीरा आखरत है निहाल साहब के लिए। वो कोई पार्टी में होंगे, किसी और जगह होंगे, लेकिन आज भी अगर वो किसी का राशन कार्ड बना रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निहाल साहब को उसका सवाब मिलता रहेगा। आप सोचो कि एक आम आदमी 1500 रुपये, जिनके पास रिक्शे का पैसा नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने मेंबर बनाया, कारपोरेटर बनाया। और आज का माहौल ये है कि बगैर लाखों करोड़ों रुपया जेब में रहे कोई कारपोरेटर नहीं बन सकता। ये जो बुराई आई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमको बहुत सब सोच समझ करके आगे के लाहे अमल तैयार करना चाहिए। और मैं इस वक्त आपके सामने इसलिए भी आया हूँ कि निहाल अहमद साहब की सुहाने हयात लिखने के सिलसिले में मैं उनसे मिलता रहा, लेकिन बदकिस्मती के उनका दरमियान में इंतकाल हो गया, सब चीज़ें अधूरी रह गई थी। लेकिन हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि उनके जो मानने जानने वाले ज़िंदा हैं, उनसे मुख्तलिफ़ वाक़यात, हालात ले करके, जिसके बाद जो वाक़यात होंगे वो मुझे मिल करके या मुझे फ़ोन करके बुला लेवे या यहाँ ऑफिस पे जमा करा देवे। वाक़यात चाहिए अपने को। निहाल अहमद क्या थे वो तो बहुत सारे लोगों को मालूम है, उनकी उसूल फ़कत की ज़िंदगी, उनके बहुत सारे कारनामे बहुत सारे लोगों को मालूम है। लेकिन आपके साथ अगर कोई अहम वाक़या गुजरा है, छोटी सी कोई बात गुजरी है, तो उसको भी आप शेयर कर दो। तो उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत बहुत अजीब अंदाज से की। मुझे अभी हिदायतुल्लाह वकील साहब ने एक दिन बताया कि जो निहाल अहमद साहब के लड़के हैं, मुश्ताक से जो बड़े हैं, क्या नाम उनका, नाम भूल गए, अल्ताफ़ भाई, तो वो एडवोकेट है। वहाँ उनके साथ इम्तिहान गाह में मौजूद थे, MSG कॉलेज के पास जो लॉ कॉलेज है, तो वहाँ एग्ज़ाम चल रहा था। तो वहाँ कॉपी बच्चे इधर उधर कर रहे हैं, तलबा थे, नौजवान। तो जो स्क्वाड आया उसने देखा कि भाई जब स्क्वाड आया तो सब लोग अपना अपना लिखने लगे, लेकिन अल्ताफ़ भाई के पास किसी ने जो चिट्ठी फेंकी थी उसके पैर के पास गिरी हुई मिली। तो स्क्वाड के जो एक ऑफिसर ने उनको पकड़ा, तो बोले कि भाई ये कैसा है? तो बोले मेरा नहीं है सर, वो अभी बहुत सारी चिट्ठियाँ जो है लोगों ने उड़ाया तो गिर गई आगे, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मगर वो उनसे पर्चा छीन लिए और वो जो ऑफिसर थे और जो एग्ज़ामिनर थे उन्होंने पर्चा छीन करके उनको बाहर कर दिए कमरे के। तो वो इतने सीधे शरीफ इंसान थे कि वहाँ रुके, ये बोले नहीं कि मैं निहाल अहमद के लड़का हूँ। 5 से 7 मिनट के बाद तो वो उनको मालूम हुआ एग्ज़ामिनर को कि जिस लड़के को आपने यहाँ से निकाला है वो निहाल अहमद साहब के लड़के। और उस वक्त निहाल अहमद का तोती बोलता था। अब ये परेशान हो गए, उनको मैदान में देख रहे हैं, अगल बगल में ढूंढ रहे हैं, सब तरफ ढूंढगुल मची, रिक्शा पे और साइकिल पे, उस वक्त तो जो सवारी रही होगी। तो वो अल्ताफ़ भाई मिले ही नहीं, वो सीधे घर चले आए। उन फेल हो गए, लेकिन बताया नहीं कि मैं निहाल अहमद के लड़का हूँ। ये शराफत होती है, ये इंसानियत होती है। उन्होंने कभी किसी चीज़ को यानी किसी तरह का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। स्कूलें कायम की, अदारे कायम किए, देख लो उनके कोई हालात लगे हैं कि कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत सारे अदारे उन्होंने कायम किए।
भले से उनका टाइटल नहीं है, लेकिन मैं मुख्तलिफ अदारों में जाता हूँ, पूछता हूँ, मालूमात लेता हूँ, तो मालूम पड़ता है कि कोई स्कूल मालेगांव में ऐसा नहीं है जिसके मसाइल हल करने के लिए उन्होंने आगे बढ़कर काम नहीं किया होगा। बहुत सारे कारनामे हैं, इंशाअल्लाह हम उसको इस किताब में शामिल करेंगे। और आप लोगों के पास कोई वाक़या होगा, कोई बात होगी, मुस्तकीम साहब हैं या शान हिंद साहब हैं या दफ्तर पर आप दे सकते हैं चिट्ठी, एक कागज़, तो इंशाअल्लाह उसको शामिल करेंगे। और मेरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, आप फ़ोन करके मुझे बुला सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना यहाँ पर इज़हार ख्याल रोक रहा हूँ। शुक्रिया बहुत, खुदा हाफ़िज़।